तकाशी को यहाँ देख जियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये इतना जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गया। और वहीं तकाशी को देख हिरोटाओ का प्रेसिडेंट बताता है कि उसने तकाशी को इस पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था कि सीओ और तकाशी एक दूसरे के सामने ना आ जाएं। तभी सीओ भी तकाशी से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी बॉडी हील हो चुकी है। जो सुन तकाशी भी सीओ को शुक्रिया कहता है क्योंकि उन दोनों की फाइट से तकाशी को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला होता है। बट मुझे नहीं पता है कि आखिर पिटाने में कौन सा एक्सपीरियंस मिलता है भाई। लेकिन तकाशी की बात सुनने के बाद सीओ भी कहता है कि अगर तुम्हें उसे एक्सपीरियंस मिला है वो भी अच्छा वाला तो ये तो ठीक है। लेकिन तभी हिरोटारो का प्रेसिडेंट तकाशी को दूर ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये दोनों लंबे समय के लिए एक दूसरे के सामने रहेंगे तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं। लेकिन कैंग ऐसा होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो तकाशी को जाकर भड़काने लगता है और कहता है तकाशी अगर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो तो वो तुमसे एटलीस्ट एक माफी तो मांग ही सकता है। आखिर माफी मांगने में क्या ही बुराई है क्योंकि उसने तुम्हें पीटा है, तो इसीलिए तुम उससे बोलो कि वो तुमसे एक बार अपॉलॉजी जरूर मांगे। एंड यहाँ पर तकाशी ने काफी घुमा उमा के बोला है, लेकिन अगर मैं तुम सभी को सीधी बात बताऊं तो यहाँ पर कैंग तकाशी से ये कह रहा है कि वो जाए और सीओ से बोले कि वो उसे माफी मांगे क्योंकि सीओ ने तकाशी को काफी बुरी तरीके से मारा था। जिसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद इसकी बातें अब तकाशी के ऊपर भी इफेक्ट करने लगती हैं क्योंकि अब वो भी यहाँ पर काफी गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी सीओ तकाशी से कहता है कि जैसा कि मैंने पहले बोला था याकुजा अभी भी द पीस ऑफ शिट हैं। जो सुनने के बाद तो सभी लोग एकदम ही घबरा जाते हैं क्योंकि उन सभी को लग रहा होता है कि अब यहाँ पर मैटर गड़बड़ाएगा भाई, अब यहाँ पर भाई फाइटा फाइटी होगी। लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेडली तकाशी भी सीओ की सेम बात दोहराता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, याकुजा अभी भी ए पीस ऑफ सिटी हैं। और यहाँ पर इसके ऐसे बोलने का कारण ये होता है कि सीओ ने उसके ऊपर जो पहले लिनक्स की स्किल यूज की होती है उसका इफेक्ट अब भी होता है और उसी वजह से सीओ अभी भी तकाशी को कंट्रोल कर पा रहा होता है। और जब सभी लोग तकाशी के मुंह से याकुजा गैंग के बारे में ये सभी बातें सुनने के बाद उस पार्टी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि तकाशी भी कभी याकुजा के बारे में ऐसी बातें बोल सकता है। और जब कैंग भी तकाशी के मुंह से जैसी बातें सुनता है तब वो भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ पर पागल तो नहीं हो चुका है, आखिर वो ये सभी क्या बातें बोल रहा है। लेकिन वो इससे आगे और कुछ बोले उससे पहले तकाशी उसी को एक्सपोज कर देता है उन सभी रिकॉर्डिंग्स को सुनाकर, जिन रिकॉर्डिंग्स के अंदर कैंग ने सीओ को मारने का प्लानिंग तकाशी को बताया होता है। और उस रिकॉर्डिंग में कैंग ने जियोन और अमेरिका की एस रैंक हंटर को लेकर बहुत ही घटिया चीज बोला होता है जो कि मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, आप सभी पॉज करके देख लेना। और इसी के चलते कुछ मिनट्स के अंदर ही कैंग यंग प्रो की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसी वजह से कैंग यंग प्रो तकाशी को सीरियसली इंजर्ड करके वहां से भागने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाता है। पर सीओ यहाँ पर तकाशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है एंड इन सभी चीजों को वो आराम से देख रहा होता है। और यही चीज देखकर जियोन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सीओ कैंग को पकड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन जियोन को भी कुछ देर बाद समझ आ जाता है कि सीओ जानबूझकर तकाशी को यहाँ पर भागने देना चाहता है। और ये इंसिडेंट रातों रात पूरी दुनिया में काफी फैल जाता है, जिस वजह से कोरिया और जापान के हिरोटावर को बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा होता है। और जब इसके बारे में होंग जिजू को पता चलता है तब वो भी तकाशी को काफी गुस्सा होती है और अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लगती है, जिस वजह से मैनेजर ली की भी काफी फटी हुई होती है। तभी होंग जिजू मैनेजर ली को बुलाती है और कैंग के बारे में पूछती है, जिस पर मैनेजर ली बताते हैं कि अभी कैंग के पीछे इंटरपोल और वर्ल्ड हीरो अलायंस लग चुका है उसे पकड़ने के लिए। पर अच्छी बात ये है कि वो अभी तक उनके हाथ में नहीं आया है और उसी के साथ हमारा उसके साथ जितना भी कनेक्शन था हमने उन सभी को साइलेंटली खत्म कर दिया है। जो सुन होंग जिजू मैनेजर ली को अपने पर्सनल फोन को देते हुए बताती है कि वो उसका एक अकेला ऐसा फोन है जिसका नंबर मेरी फैमिली को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। लेकिन जब मैनेजर ली उस मोबाइल को चेक करते हैं तब उन्हें वहाँ एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें कि लिखा होता है कि अगर होंग जिजू ने उसकी मदद नहीं की तो वो उसके साथ हुए पूरी मीटिंग को पब्लिकली लीक कर देगा। एंड ये जो मैसेज भेजने वाला बंदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वो होता है कैंग यंग प्रो। और जो मैनेजर ली भी उस मैसेज को देखते हैं तब वो भी कहते हैं कि ये तो शायद से कैंग यंग प्रो ने भेजा है और इसलिए वो भी होंग जिजू से पूछते हैं कि आखिर वो किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। जो सुन होंग जिजू उनके ऊपर और भी गुस्सा होते हुए कहती है कि अभी ये
ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सभी अब उसके साथ एक काफी बुरी दिक्कत में फंस चुके हैं और इसीलिए होंग जेजू अब अपने रूम की काफी सारी चीजों को उठाकर मिस्टर ली को ही मान लगती है, क्योंकि ये जब जितनी भी दिक्कत होती है वो मिस्टर ली की वजह से ही हो रही होती है, क्योंकि उसने अगर खुद ही जाकर सीओ को मार दिया होता तो शायद से ये सभी दिक्कत पैकैती वगैरह नहीं होती। और इसीलिए अब बेचारा मिस्टर ली भी उसके रूम से बाहर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर भागता है उसके पीछे कोई और आ जाता है जो कि होता है सीओ गोंग जियोल, और ये होता है चेयरमैन ऑफ टी ग्रुप एंड होंग जीजू का फादर इन लॉ, मतलब कि ससुर। और जब यहाँ पर मैनेजर ली अपने चेयरमैन को देखते हैं तब उनकी अब यहाँ पर हालत काफी खराब होती है और इसलिए वो वहाँ पर मौका देकर भाग जाते हैं और उसके बाद से चेयरमैन होंग जीजू के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर जब होंग जीजू अपने फादर इन लॉ को देखती है तब वो काफी घबरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने फादर इन लॉ से कुछ भी बोले उससे पहले ही उसके फादर इन लॉ खींचकर उसके गाल पर एक काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक करते हैं, मतलब झापड़ मारते हैं। सीधी बात बोलूं तो जो झापड़ खाने के बाद तो होंग जीजू को भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये बुढ़ा अचानक से इतना वायलेंट क्यों हो गया। लेकिन तभी चेयरमैन होंग जीजू कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कोई पुराना 80 साल का बुढ़ा लगता हूँ जो कि मुझे किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होगा। जो सुन होंग जीजू यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती है बल्कि नौटंकी करते हुए कहती है कि अरे अरे क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद फिर से वो चेयरमैन अपने बहू की गाल पे फिर से एक झापड़ बचा जाता है और इसीलिए वो उसके पास आते हुए कहता है कि तुमने सोचा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि तुमने कैंग यंगप्रो को सीओ को मारने के लिए भेजा है। और इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि अब मेरे ब्लड लाइन में एक ऐसा रैंक हीरो आ चुका है तो इसीलिए अब मैं सीओ को अपने घर वापस लाऊंगा। जो बात सुनने के बाद तो अब होंग जीजू की काफी बुरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर डोजुन फिर से घर आया तो उसका तो गेम बचेगा भाई, बहुत गंदा बचेगा। और इसीलिए टी ग्रुप के चेयरमैन कहते हैं कि मुझे ये तक भी पसंद नहीं आया कि जो पी ग्रुप का जैंग सियोंग जो है वो हमारी कंपनी को लेकर और हमारी फैमिली को लेकर काफी ही परेशानी खड़ा कर रहे हैं। आई मीन लाइक मुझे लग रहा है कि इसके कंपनी में या फिर इसके पूरे इंटायर फैमिली में ये जो जैंग सियोंग जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो सभी चीजों के अंदर काफी परेशानी को पैदा कर रहा था। और इसलिए वो चेयरमैन कहता भी है कि क्योंकि अब मेरे ब्लड लाइन के अंदर एक ऐसा रैंक आ चुका है तो इसीलिए अब मुझे उनके ऊपर रिलाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मेरी फैमिली आराम से रह सकती है। लेकिन इससे पहले कि टी ग्रुप के चेयरमैन सीओ को अपने फैमिली में वापस लाने की कोशिश करें उससे पहले उन्हें होंग जीजू के किए हुए ड्रामा को बंद करना होगा। यू नो कि ये काफी क्रूशियल है एंड ये सभी यहाँ पर ऐसे नौटंकी कर रहे होते हैं। तब तक हमें दिखाया जाता है कि अब सीओ डोजुन कोरिया वापस आ रहा है और यहाँ पर सीओ काफी खुश होता है क्योंकि उस बार वो जहाँ पर गया था वहां से वो काफी ही ज्यादा पैसा कमा कर आया है और वो यहाँ पर मन खुश हो रहा होता है। तभी जोन उसे पूछती है कि मिस्टर सीओ डोजुन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है जो कि मुझे काफी क्यूरियस कर रही है। जिस पर सीओ कहता है कि अच्छा आखिर वो क्या बात है। जो सुन जोन कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कैंग यंगप्रो को जानबूझकर वहां से भागने दिया। जो सुन सीओ वहां पर बस मुस्कुराता है और कहता है भगवान जो चाहेंगे वो होना ही है, तो इसीलिए हमें उसके बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीओ को उसकी बहन के साथ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, हमें लाइक हैमबर्गर खा रहे होते हैं। और तभी हमें सीओ बताता है कि जब वो ब्राजील से वापस अपने घर आया तब उसे पता चला कि जो उसकी दादी हैं वो काफी ही बीमार हैं और उन्होंने अपना इलाज भी नहीं कराया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो सीओ हार्ड अर्न मनी अर्न कर रहा है अब वो अपने ऊपर खर्च करें पैसा। भाई क्या बोले अब यार। और इसीलिए सीओ उनके कान के पास जाता है और उन्हें सीक्रेटली बताता है कि उसने काफी पैसा कमाया है तो इसीलिए अब उसकी दादी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अब आराम से अपना इलाज करा सकती हैं। एंड उसी के साथ वो उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है जो कि कोरिया का एकदम लाइक लग्जरियस या फिर बोले एडवांस हॉस्पिटल होता है। एंड दैट्स इट, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। पैसा कमाओ जिंदगी में, बस पैसा कमाओ, मेन यही है। फैमिली वैमिली सब बाहर में गई, पैसा कमाओ, दैट्स इट।